देखिए, आज की बड़ी खबर दर्दनाक है। तमिलनाडु में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। कल्लाकुरिची में 25 लोगों की जान इसी जहरीली शराब के कारण चली गई। कई लोग अस्पताल में अभी तक भर्ती हैं। मामले में एसपी सस्पेंड, डीएम का तबादला हो चुका है। सीएम स्टालिन ने सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 25 लोगों की जान गई है जहरीली शराब से। और उसके बाद में लोग किस तरीके से रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, महिलाएं अपनों को खोने के बाद रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। तमिलनाडु की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब का कहर ऐसा कि 25 लोगों की जान चली गई। और बड़ी बात है कि ऐसा कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले आपने बिहार, यूपी की भी तस्वीरें देखी हैं, जहां पर जहरीली शराब से लोगों की जान गई है। और इसके बाद अभी तमिलनाडु की तस्वीरें सामने आ रही है, जहाँ पर जहरीली शराब ने लोगों की जान ले ली है। तो बड़ी जानकारी तमिलनाडु से। मामले में एक्शन लिया जा रहा है तमिलनाडु में जहरीली शराब का, लेकिन कहर जिसके कारण से लोगों की जान गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त, जिस पर लगातार नज़र भी बनी हुई। तमिलनाडु में जहरीली शराब से 25 की मौत, 60 लोगों का इलाज अब भी लगातार जारी है। और इस पूरे मामले में खबर यह है कि डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और कल्लाकुरिची की तस्वीरें, जहां पर रोते बिलखते परिजन इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। मामले में एसपी सस्पेंड, डीएम का अभी तक तबादला, जो सूचना फिलहाल मिल रही है। सीएम स्टालिन ने सीबीसीआईडी जांच की बात कही है। तमिलनाडु में जहरीली शराब का कहर, एसपी को सस्पेंड किया गया। सीएम स्टालिन ने इस बात की जानकारी दी। डीएम का तबादला किया गया है। 60 से ज़्यादा लोग अभी भी इससे प्रभावित है, जो खबर अभी तक मिल रही है। 60 लोगों का इलाज लगातार जारी है। जिले के डीएम और एसपी हटाए गए हैं। घटना की सीबीसीआईडी को जांच सौंपी गई है। तमिलनाडु में जहरीली शराब का ये कहर। और अब आगे बढ़ेंगे झारखंड से। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। झारखंड के धनबाद में रफ्तार का कहर देखा गया। बेकाबू ट्रक ने मारी है कार को टक्कर। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत यहां पर हो गई। तो झारखंड के धनबाद से ये खबर है, जहां पर रफ्तार का कहर देखा गया है। एक बेकाबू ट्रक ने कार में टक्कर मारी और हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। चीख पुकार मौके पर मच गई। तो ये बड़ी खबर है धनबाद से, जहां पर रफ्तार के कहर ने 4 लोगों की जान ले ली है। 4 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। खबर असम से, जहां पर बारिश लगातार हो रही है और भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात अब बन गए हैं। इस बीच ग्वालपारा में लकड़ी का पुल गिर गया है। बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। तो लगातार असम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से असम में फिलहाल बारिश कहर बरपा रही है और ऐसे में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुल ढह रहे हैं, मकानों को नुकसान हो रहा है, लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रहा है। ऐसे में असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ साथ में करीमगंज जिले में बाढ़ की वजह से बदतर हालात हो गए हैं। ये भी जानकारी अखबारों में दी गई है। फिलहाल देश के असम राज्य में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर है, क्योंकि 15 जिलों में 1.61 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और बाढ़ ने अब तक राज्य में 26 लोगों की जान भी ले ली है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को ही यहाँ पर हैलाकांडी में जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो देखिए, लगातार जो स्थिति है वो गंभीर होती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में भी फिलहाल यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी ही जारी की गई है, यानी कि बारिश से फिलहाल लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार का छुटकारा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बारिश लगातार हो रही है और ज्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। लोगों के घर में पानी घुस गया है, कई लोगों को अपने घर शिफ्ट करने पड़े हैं। और फिलहाल एक तरफ जहां टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं, क्योंकि कई लोग इस बाढ़ की जो चपेट में आने की वजह से उनकी मौत भी हुई है। और इस बीच आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई है और कैसे ये पुल ढह जाता है। असम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके के हालात वहां पर हैं। कहीं पर लोग गर्मी से परेशान हैं, तो कहीं पर बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। इस बीच एक बड़ी अहम जानकारी, बिहार की शान नालंदा विश्वविद्यालय नई पहचान। गौरवशाली इतिहास, न्यू नालंदा का आगाज। नालंदा विश्वविद्यालय 2.0, नया परिसर, नया आगाज। प्रधानमंत्री मोदी ने किया नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन। बोले, आग की लपटें किताबों को जला सकती है, लेकिन ज्ञान को मिटा नहीं सकती। नालंदा एक नाम नहीं बल्कि सम्मान और पहचान है। उद्घाटन में 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। और देखिए, अगर खबरों की बात करते हैं, फ्रंट पेज पर ही अमर उजाला पर यह खबर है, जिसमें जो हेडलाइन है वो भी, भारत फिर बनेगा ज्ञान का केंद्र और भावी पीढ़ियां करेंगी विश्व का नेतृत्व।
देखिए, अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, आप जाने कि जिस तरीके से उसके इतिहास को, उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार फिर से उसका पुनरुद्धार किया गया। और जाहिर तौर पर ये बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक सम्मान की बात है। और देखिए, इसमें पूरा जिक्र है, पीएम मोदी कल पहुंचे गया में और वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से एक बार आगाज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत दुनिया में फिर से ज्ञान के मुख्य केंद्र के रूप में उभरेगा और छात्र छात्राओं को आधुनिक और अनुसंधान आधारित उच्च शिक्षा मिलेगी। उन्होंने ये विश्वास भी जताया कि देश की भावी पीढ़ियां विश्व का नेतृत्व करेंगी। बिहार के राजगीर में बुधवार को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा इस बात का प्रमाण है कि देखिए, आग से ज्ञान को नष्ट नहीं किया जा सकता, भले ही किताबें जलाई जा सकती हैं। भारत 2047 तक विकसित देश बनकर 21वीं सदी में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। 21वीं सदी एशिया की है। और उन्होंने कहा कि बच्चों में बहुत कम उम्र से ही नवाचार की भावना पैदा की जाए, लेकिन विद्यार्थियों को भी सदैव जिज्ञासु और साहसी बने रहना होगा। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे नवीनतम तकनीक से परिचित हो रहे हैं। चंद्रयान, गगनयान मिशन भी विज्ञान में उनकी रुचि को बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि सत्ता में तीसरी बार आने के महज 10 दिन के भीतर यहाँ आने का मौका मिला। उन्होंने कहा आज फिर दुनिया भारत और उसके युवाओं की ओर देख रही है। दुनिया लोकतंत्र की जननी, बुद्ध की इस भूमि के साथ चलना चाहती है। और कुल मिलाकर देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, जाहिर तौर पर जिस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय का एक बार फिर से आगाज़ हुआ है, उसका पुनरुद्धार हुआ है, उसके बाद एक बार फिर से एक नई पहचान की बात हो रही है। दूसरी बड़ी बात यह कि इसको बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आपको तमाम सुविधाएं मिलने वाली हैं। छात्रावास की सुविधा यहाँ पर है। तो वैश्विक स्तर पर, क्योंकि अगर देखिए विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो वहाँ पर तो लगातार हम देख ही रहे हैं कि एक एक करके पायदान पे सभी अपनी अपनी ओर से मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ते हुए। लेकिन इस बीच जब नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यहाँ पर भी वैश्विक स्तर पर जो छात्र हैं, छात्राएँ हैं, वो अब यहाँ पर आएंगे। और इसीलिए पीएम मोदी कह रहे हैं कि आने वाला टाइम एशिया का है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर पहुंचे। नया आत्मनिर्भर कैंपस बनकर तैयार हो चुका है। 1900 छात्र यहाँ पर पढ़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के सबसे प्रमुख ज्ञान केंद्रों के रूप में एक बार फिर से उभरे। कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे। मिशन बिहार, पीएम का गौरवशाली उपहार। बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन परिसर का भी इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया। खंडहर में जो तब्दील हो चुका था हिस्सा, वहां का दौरा किया और कहा कि नालंदा केवल एक नाम नहीं, ये एक गौरव गाथा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नालंदा सत्य का उद्घोष है। आग की लपटें ज्ञान नहीं मिटा सकती हैं। मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के प्रमुख ज्ञान केंद्रों में से उभरकर सामने आए। तो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। पुराने खंडहर हिस्सों का प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया। इसके अलावा जो नया कैंपस है उसका उद्घाटन किया। नए कैंपस में विशाल लाइब्रेरी है। यहाँ पर 1900 विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। अभी 26 देशों के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इनमें पीजी, डॉक्टरेट और रिसर्च के कोर्स कराए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर सोलर प्लांट, पानी का ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अलावा रिसाइकलिंग प्लांट और 100 एकड़ में जल निकाय भी है। इमारतें इस तकनीक से बनाई गई हैं कि जो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहेंगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे पीएम नरेंद्र मोदी जब नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का दौरा करते नजर आ रहे थे और खंडहरों का पीएम नरेंद्र मोदी ने भ्रमण किया। जब संबोधित कर रहे थे तमाम बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में पीएम नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया, वो भी तस्वीरें आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। और देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी कल संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातों का इन्होंने जिक्र भी किया। राजगीर में बुधवार को नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन और अलग अलग इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से न्यू नालंदा का आगाज हुआ है। न्यू कैंपस का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करते नजर आ रहे। मंच पर फोटो सेशन हुआ। तमाम जो देश के डेलीगेशंस पहुंचे थे यहाँ पर वो नजर आए। कैंपस में पौधारोपण भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक धरोहर देखी, भ्रमण करते भी नजर आए। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था और अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में
पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। मेरा मिशन है भारत की पहचान फिर से दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर के रूप में उभरे। हमारा जोर अपने यंग इनोवेटर्स को रिसर्च और इनोवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके देने का है। इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड बनाने की घोषणा भी की है। साथियों, हमारा प्रयास है भारत में दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट स्किलिंग सिस्टम हो। भारत में दुनिया का सबसे एडवांस रिसर्च ओरिएंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम हो। इन सारे प्रयासों के नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। यहां भारत और साउथ ईस्ट एशियन देशों के आर्ट वर्क के डॉक्यूमेंटेशन का काफी काम हो रहा है। यहां कॉमन आर्काइवल रिसोर्सेज सेंटर की स्थापना भी की गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी आसियान इंडिया यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इतने कम समय में ही कई लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस यहां एक साथ आए हैं। और देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की तस्वीरें शेयर पीएम के द्वारा की गई। पीएम मोदी ने अवशेषों का दौरा किया था और वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस बीच नए कैंपस के उद्घाटन से पहले ये दौरा पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था और इन तस्वीरों का जिक्र अखबारों में भी है। गौरवशाली इतिहास को फिर से जीवन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ही बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों का अवलोकन भी किया और वो तस्वीरें यहाँ पर साझा की गई हैं। एक कोट लिखते हुए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के यहाँ पर विध्वंस और साथ साथ में आगजनी के 815 सालों के बाद में मूर्त रूप से आए उसके नवीन स्वरूप में कई मायनों में यहाँ पर सामने है और दोनों कई मामलों में यहाँ पर जिक्र किया गया अखबार में इन तस्वीरों का भी और बताया गया है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको विजिट करते हैं। और देखिए, नालंदा परिसर भ्रमण पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट की, जिसकी तस्वीरें भी आपको लगातार साक्षी दिखा रही थी। नालंदा के उत्खनन अवशेषों का दौरा करना अनुकरणीय है। शिक्षा के सबसे महान केंद्रों में से एक में होने का अवसर, ये स्थल विद्वानों के अतीत की गहरी झलक को प्रस्तुत करता है। नालंदा ने बौद्धिक भावना पैदा की है। देखिए, पीएम मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया है उसमें खासतौर पर देखिए कई संदेश देने की कोशिश है। एक तरफ हमें बुद्ध का देश कहा जाता है और एक बार फिर से अपनी उसी पहचान को और मजबूत करने की इसे कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरा ये कि हम लगातार देख रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर तैयारियों की बात होती रही। अब पीएम मोदी ने इसको एक अचीवमेंट के तौर पर बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, मात्र 10 दिन के भीतर ही, हमारी सरकार के 10 दिन के भीतर ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं और इसका आगाज़ भी हो रहा है। मतलब एक संदेश ये भी देने की कोशिश है कि सरकार कितना त्वरित कार्रवाई कर रही है, सरकार कितना ज़्यादा एक्टिव मोड में है और 2047 के विजन की बात वो यहाँ पर भी करते नज़र आते हैं। दूसरा ये, वो बार बार ये बताने की कोशिश भी करते हुए नजर आते हैं कि आने वाला भविष्य भारत का ही है और इसीलिए 2047 के टारगेट का बार बार जिक्र किया जाता है कि 2047 एशिया का वक्त होगा। तो नालंदा परिसर में भ्रमण भी किया, उन ऐतिहासिक पन्नों को एक बार फिर से खंगालने की कोशिश की, उनको जीने की कोशिश की, उनके बीच में रहने की कोशिश की और ये संदेश लोगों को देने की कोशिश की कि आप भी अपनी जड़ों के साथ में जुड़िए। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। मोदी कैबिनेट की कल बैठक हुई और इस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें पहला फैसला है जिसका इंतजार काफी लंबे समय से तमाम किसानों को था। 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। अब देश भर में होगा बड़े पैमाने पर वेयर हाउस का निर्माण। तो बड़ी बैठक हुई मोदी कैबिनेट की। आपने इसके पहले भी देखा जब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा था काशी का
और एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा था और पहले ही दौरे में प्रधानमंत्री ने किसानों को बड़ी सौगात दी थी। जो किसान सम्मान निधि की किश्त थी वो उनके खातों में जारी की और उसके बाद जब अगली बैठक हुई, मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें 5 बड़े फैसले लिए गए। एक और बड़ी सौगात जो कि किसानों को मिली है, एमएसपी की 14 फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई है। रबी की फसलों पर ये एमएसपी बढ़ाई गई है और इसके अलावा बड़े स्तर पर वेयर हाउस का निर्माण होगा ताकि वहां पर स्टोरेज क्षमता को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। बढ़ते हैं, किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई और किरण की बेटी श्रुति चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो गई है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो भाजपा ज्वाइन करते ही हटाए कांग्रेस के झंडे और होर्डिंग्स। भिवानी से ये खबर, जब हरियाणा की पूर्व मंत्री और तोशाम विधायक किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करते ही किरण चौधरी के भिवानी स्थित निवास पर कांग्रेस का झंडा, होर्डिंग और बैनर हटा दिए गए और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया है। उन्होंने कहा कि अब किरण चौधरी के माध्यम से रुके हुए काम तेजी से होंगे और इससे हरियाणा प्रदेश में विकास होगा। तो भिवानी में कार्यकर्ताओं में जश्न मनाकर किरण और श्रुति चौधरी को बधाई दी। दरअसल ये तस्वीर जब किरण और श्रुति ने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ज्वाइन करते ही कांग्रेस के झंडे और होर्डिंग्स हटाए। और देखिए, फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा उन्होंने दिया था और ऐसे में बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने किरण चौधरी को अयोग्य घोषित करने की यहां पर मांग की और इस बीच किरण चौधरी को विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की मांग उठाई गई थी। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा और किरण के इस्तीफे को आधार बनाकर सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई। और इस सब के बीच में अब क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ऐसे में कहा जा रहा है कि इससे गैर जाट पॉलिटिक्स में 22% जाट वोटरों की नाराजगी झेल रही भाजपा को हरियाणा में एक बड़ा जाट चेहरा मिलेगा, यानी कि बीजेपी को खासतौर पर इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब इस सब के बीच में कांग्रेस ने किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को लेटर भी लिखा है। इससे पहले ज्वाइनिंग पर केंद्रीय मंत्री जो मनोहर लाल हैं, उन्होंने भी कहा कि मेरा परिचय बहन किरण जी से उस समय से है जब बंसीलाल जी के साथ में मिलकर काम करते थे। उनका शरीर कांग्रेस में रहा होगा लेकिन मन इनका हमेशा से बीजेपी में रहा है। नायब सिंह सैनी की भी प्रतिक्रिया इसके ऊपर सामने आती है। श्रुति चौधरी इस बीच कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर भाजपा में वो आई है और मनोहर लाल खट्टर ने सीएम रहते हुए चौधरी बंसीलाल की तरह हरियाणा में ईमानदारी से सरकार चलाई है। फिलहाल बीजेपी को यहाँ पर खासा बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। पूजा, देखिए, बिल्कुल अब पूर्व कांग्रेस की नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार नाराज चल रही थी। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान में ही वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बेटी का टिकट कटा था उसके बाद में माना यह जा रहा था कि अब जल्द ही वो पार्टी को छोड़ सकती हैं। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी अगर हरियाणा की सियासत को जो लोग जानते हैं, समझते हैं, उन्होंने बखूबी देखा है कि किस तरीके से किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करते हैं तो हमेशा पैरेलल ही चलते रहे। और ऐसे में अब जब उनकी बेटी को टिकट भी नहीं मिला तो इस बार फाइनली उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए, अगर हरियाणा की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा से या तो ताऊ देवीलाल हो, बंसी लाल हो या फिर भजन लाल हो। भजन लाल की अगर लेगेसी की बात करते हैं तो कुलदीप बिश्नोई संभाले थे। कुलदीप बिश्नोई खुद भाजपा के साथ आ गए। अभी बंसीलाल की फैमिली की बात करते हैं तो बंसीलाल की परिवार की बहू हैं किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी। तो ऐसे में अब वो भी इधर बीजेपी के साथ में आ गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि अब हरियाणा की सियासत किस ओर आगे बढ़ेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अगली खबर की और वीआईपी कल्चर का जिक्र करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो पुलिस एक्शन में है। हजरतगंज चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों से लाल बत्तियों को उतरवाया और बड़े पैमाने पर इनका चालान भी काटा। आपको याद होगा कि इसका फैसला पहले लिया जा चुका था कि कोई भी लाल बत्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग वीआईपी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो उस वीआईपी कल्चर को लेकर पुलिस एक्शन में आ चुकी है। अगर कोई भी काली फिल्म इन पर गाड़ियों पर चढ़ाता है, चाहे वो देखिए भारत सरकार की गाड़ी नज़र आ रही है जिस पर ब्लैक कलर की फिल्म चढ़ी हुई थी और जो पुलिस है वो उसको उतारती हुई नज़र आ रही है। तो जो अभी भी इस वीआईपी कल्चर में रहने के बारे में सोच रहे हैं वो ज़रा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि यूपी की पुलिस एक्टिव हो चुकी है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं इस वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने के लिए लगातार एक्शन लिया जा रहा है।